जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। असहयोग आंदोलन हुआ था 1 अगस्त 1920 को। और नमक सत्याग्रह हुआ था 12 मार्च 1930 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 अगस्त 1942 को। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे 5 मार्च 1931 में। और साइमन आयोग का भारत आगमन किया गया था 3 फरवरी 1928 को। बाल विवाह निरोधक जो अधिनियम है 28 सितंबर 1929 को था। और रोलेक्ट एक्ट पारित किया गया था 18 मार्च 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1985 ईस्वी में की गई थी। किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। खान बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान को। फेंटर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है? जो फेंटर गांधी के नाम से बुलाया जाता है, ये भी खान अब्दुल गफ्फार खान को ही बुलाया जाता है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जानते हैं? जो सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं वो भी खान अब्दुल गफ्फार खान को ही जानते हैं। याद रखना, तीनों नाम इनके ही हैं। सीमांत गांधी भी बोलते हैं, इन्हें सीमांत गांधी बोलते हैं, फ्रेंटर गांधी। और जो है एक उपाधि और दी थी, उपाधि है खान के नाम से भी इन्हें ही जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट है 1940 में भारत में जो अंतरिम सरकार बनाने के लिए लॉर्ड वेवेल ने किसे आमंत्रित किया था? जवाहरलाल नेहरू को किया था, जवाहरलाल नेहरू को। 2 सितंबर 1940 को भारत में अंतिम सरकार बनाने के लिए लॉर्ड वेवेल ने जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया था। इस अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 12 सदस्य शामिल थे। इसके नेतृत्व में 12 सदस्य शामिल थे। लॉर्ड वेवेल के कहने पर 5 सदस्य मुस्लिम लीग से इसमें सम्मिलित हुए। तब सदस्यों की कुल संख्या जो है 14 हुई। कांग्रेस के 3 लोगों ने इस्तीफा दे दिया। किस ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? शिमला। शिमला जो है ब्रिटिश की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, शिमला। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, जो 1864 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने शिमला को भारत में ब्रिटिश राज की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। शिमला जो है ठंडी जलवायु, हिमाच्छादित प्रदेश, पहाड़ियों, चीड़ और देवदार जैसे जंगलों के लिए जो है विख्यात है। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक इनमें से कौन थे? स्वतंत्र पार्टी के जो संस्थापक थे श्री राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र पार्टी भारत के एक राजनीतिक दल था, जिसकी स्थापना अगस्त 1959 ईस्वी में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने की थी। इस दल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी नीति का विरोध किया था और लाइसेंस व परमिट राज को जो है समाप्त कर मुक्त अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। किस शताब्दी में भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है? 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी से भारत में जो है आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। भारतीय इतिहास को 3 कालों में विभक्त कर सकते हैं। प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो 600 ईस्वी पूर्व से 712 ईस्वी तक है, यानी कि जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो 600 से 712 ईस्वी तक का है। और मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है 712 से लेकर 1707 ईस्वी तक के राजवंशों की जानकारी प्रदान करता है। 1707 से।
तथा आधुनिक काल जो है 1707 से 18वीं शताब्दी, यानी कि 18वीं शताब्दी से वर्तमान काल तक विवरण प्रस्तुत करता है। भारत में संपूर्ण क्रांति के जो पक्षधर का नाम बताइए। जो संपूर्ण क्रांति के पक्षधर थे उनका नाम था जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का विचार वह नारा था जिनका आह्वान उन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किया था। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया और मैदान में उपस्थित लाखों लोगों से जात पात, तिलक, दहेज और भेदभाव को छोड़ने का संकल्प लिया था। अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि श्री मोंटिमर ने किसकी स्थापना की थी? डूरंड लाइन की थी। डूरंड लाइन की। डूरंड रेखा जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है, जिसकी जो सीमा है वह 2430 किलोमीटर की है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है। इस रेखा का नाम सर मोंटिमर डूरंड के नाम पर इसलिए रखा गया था क्योंकि इसने जो है इसकी स्थापना की थी। अब रेड क्लिफ की बात करें। रेड क्लिफ जो है, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है। इसका निर्धारण कब हुआ था? 15 अगस्त 1939 को हुआ था। और मैकमोहन रेखा की बात करें तो भारत और चीन सीमा के मध्य खींची गई रेखा है। यह 1914 में खींची गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? नस्लवादी विद्रोह जो है ये ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था। नस्लवादी विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था। नक्सलबारी पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी सब डिवीज़न का एक सबसे छोटा सा एक कस्बा है जहां 1967 से सशस्त्र क्रांति के विचार वाले नक्सलवादी आंदोलन का आरंभ किया गया था। नेक्स्ट है 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की जो स्थापना की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना ब्रिटेन में की थी दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में। कहाँ की थी? ब्रिटेन में। नेक्स्ट है इनमें से किस महासागर का नाम जो है स्वतंत्रता के बाद से अब तक नहीं बदला गया? यानी कि मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता जो है इसमें दिल्ली भी जो है दिल्ली महानगर का नाम स्वतंत्रता के बाद से अब तक नहीं बदला गया। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। यह भारत की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश है। महाभारत काल में इसका नाम इंद्रप्रस्थ था। यानी कि महाभारत काल में जो इसका नाम था दिल्ली का वो इंद्रप्रस्थ था। और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की गई थी 1912 ईस्वी में। इस नगर की स्थापना तोमर वंशीय राजा अनंगपाल तोमर ने की थी। इसकी नगर की स्थापना जो है तोमर वंशीय राजा थे अनंगपाल तोमर ने की थी। कालक्रम में इस नगर पर चौहानों, अरबों, मुगलों और अंग्रेजों का आधिपत्य रहा है। क्रम काल की अगर बात करें तो चौहानों ने विराज किया, फिर अरबों ने किया, मुगलों ने किया और फिर तथा अंग्रेजों ने भी इस पर अधिकार था। पंजाब के किस शहर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता है? रामदासपुर के नाम से जाना जाता है। अमृतसर को जाना जाता है। अमृतसर को पहले रामदासपुर के नाम से भी जाना जाता था। अमृतसर पंजाब का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र शहर माना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर ये अमृतसर में ही स्थित है। तो सबसे बड़ा जो नरसंहार हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो था। और सिखों का सबसे बड़ा जो गुरुद्वारा है वो स्वर्ण मंदिर जो है, स्वर्ण मंदिर वो भी अमृतसर में ही है।
निम्नलिखित में से किसे विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? वो सियाचिन का जो ग्लेशियर है उसे विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में उसे जाना जाता है, सियाचिन ग्लेशियर को। बर्फ से ढके सियाचिन को दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बना युद्ध क्षेत्र माना गया है। हजारों पाकिस्तानी और भारतीय सैनिक यहाँ तैनात हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों इस पर अधिकार जताते हैं। सियाचिन विवादित कश्मीर सीमा से सटा हुआ है। जो कश्मीर का विवादित क्षेत्र है वो कश्मीर सीमा से जो है वो सटा हुआ है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य को उसके वास्तविक निवासियों द्वारा न्यूमाल अले भी कहा गया है? न्यूमाल अले भी कहा गया है, वो सिक्किम राज्य को कहा गया है, सिक्किम राज्य को। पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य को उसके वास्तविक निवासियों के द्वारा न्यूमाल अले भी कहा जाता है। अंगूठे के आकार का यह राज्य, अंगूठे के आकार का यह जो राज्य है, पश्चिम में नेपाल, उत्तर तथा पूर्व में चीन तिब्बत और दक्षिण पूर्व में भूटान से लगा हुआ है। यह 1975 में सिक्किम राज्य को भारतीय गणराज्य का 22वां राज्य के रूप में मान्यता मिल गई थी। इसकी राजधानी गंगटोक है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। 1975 में ये 22वां राज्य बना था। नेक्स्ट तो है, किसने बाह्य और खरोष्ट लिपियों की व्याख्या किया था, जिसका उपयोग पहले के शिलालेखों के लिए किया जाता है? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है ये किया गया था। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? 1961 में। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में लागू किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार दहेज लेना या देना, इसके लेन देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपये का जुर्माना प्रावधान था उस समय। यानी कि दहेज पर प्रतिबंध था। लेने और देने में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद थी और 15,000 रुपये का ये जुर्माना था इस पर। पुरातत्वविद, भाषा वैज्ञानिक और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने किस वर्ष में अशोक के शिलालेख को जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे वे किसकी व्याख्या की थी? 1837 ईस्वी में। 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? दादाभाई नौरोजी के द्वारा ये किया गया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1866 में लंदन में दादाभाई नौरोजी ने किया था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश जनता तथा संसद को भारतीय विषयों के अवगत कराना था। 22 मई 1969 को मुंबई में इसकी शाखा स्थापित की गई थी और इसके अध्यक्ष जमशेदजी जी भाई और सचिव जो है फिरोज शाह मेहता एवं HVM वांगले बने थे। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस के प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था बाल विवाह को निषेध करना, बाल विवाह पर रोक लगनी। राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, जिसकी स्थापना MG रानाडे और रघुनाथ राव ने की थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामाजिक सुधार प्रकोष्ठ से संबंधित था। इन्होंने बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए प्रसिद्ध प्रतिज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। हम प्रतिज्ञा लेंगे कि बाल विवाह नहीं करेंगे, इस तरह की प्रतिज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। इसकी शुरुआत दिसंबर 1887 में मद्रास में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में की गई थी। 1887 में जो मद्रास में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें की गई थी।
इसमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी एक महान व्यक्ति और कानून निर्माता, विचारक, उद्योगपति और राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया के रूप में भी याद किया जाता है, इनका नाम से जाना जाता है, उपनाम से। और ब्रिटिश सरकार को भारत के मामलों की सही जानकारी देने के लिए उन्होंने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। इसका उद्देश्य था भारतीय प्रश्नों पर विचार करना और भारत के कल्याण की दिशा में ब्रिटेन के नेताओं को प्रभावित करना। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन माना जाता है? चंपारण का आंदोलन। ये कब हुआ चंपारण का? ये हुआ था 1917 ईस्वी में। चंपारण आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन माना जाता है। यह आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में 1907 में हुआ था। इस चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन नील की खेती के विरोध में अंग्रेजों के विरुद्ध था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्राचीनतम है? यानी कि कौन सी घटना प्राचीनतम है? पूना पैक्ट है, जलियांवाला बाग है, असहयोग है, या भारत छोड़ो आंदोलन है? तो ये पूना पैक्ट हुआ था, ये 1932 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 1919 में, और असहयोग आंदोलन 1920 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। इसमें कहा कि सबसे प्राचीनतम जो पहले हुआ था, सबसे पहले क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हुआ था 1919 में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन 1919 में किया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 में। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? 1922 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। और कैबिनेट मिशन 1946 में हुआ था। कालक्रम से जो है भारतीय स्वतंत्रता के दौरान हुई कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? कौन सी घटना पहले घटित हुई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो नमक सत्याग्रह के भी नाम से जाना जाता है, ये हुई थी 1930 ईस्वी में। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। और असहयोग आंदोलन 1920 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। तो सबसे पहले जो घटित हुई यही हुई, जलियांवाला बाग। ऑप्शन नंबर इसका डी है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 में। और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं कौन सा कालक्रम सही क्रम है? असहयोग आंदोलन, सैन्य विद्रोह, चंपारण आंदोलन, बंगाल का विभाजन। असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन और सैन्य विद्रोह, बंगाल विभाजन। कौन सा इसमें सही है? इसमें डी जो है ये आंसर इसका सही है। सैन्य विद्रोह, बंगाल का विभाजन, चंपारण आंदोलन और असहयोग आंदोलन। सिपाही आंदोलन कब हुआ था? ये 1857 ईस्वी में हुआ था। सिपाही विद्रोह, बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। और चंपारण 1917 में। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला, ये 1920 में चला। चोरी चोरा कांड की घटना की वजह से ये जो है 2022 में स्थगित कर दिया गया था। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम से सजाना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, गांधी इरविन समझौता और भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण आंदोलन। कौन सा उनके कालक्रम से सजाना है? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण हुआ था 1917 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। गांधी इरविन समझौता हुआ था ये 1931 में।
असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन ये 1920 ईस्वी में हुआ था और जलियांवाला बाग हुआ था 1919 में। तो क्रम से सजाना है, सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे ई, उसके बाद में ये 2 नंबर पे आ जाएगा यहाँ से ए, ई के बाद में आएगा ए, इसमें बी में भी है और इसी में भी। उसके बाद में आता है यहाँ पे असहयोग यानी कि बी आना, ये यहाँ से आ गया यानी कि बी, तीनों ही मिल गई यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी है। और डी जो है ये आंदोलन 1942 का सबसे बाद में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम से सजाना है। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में किया गया था। जलियांवाला बाग या हत्याकांड जो हुआ था ये 1919 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, और असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में। क्रम से सजाना है इसे, यानी कि सबसे पहले आप आ जाएगा इसमें दूसरा, यानी कि दूसरा आगा इसमें, और उसके बाद में आता है 20वां वाला चौथा, दूसरे के बाद में आ गया ये चौथा, और उसके बाद में आता है नमक सत्याग्रह, और उसके बाद में आगा 42। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। देखते हैं एक बार जलियांवाला बाग हत्याकांड का हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ गया था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में, 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन किया गया था। और नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता 1926 में, ये भी गलत है। साइमन कमीशन 1932, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 पारित हुआ, बिल्कुल सही है। रोलेक्ट एक्ट 1919 में हुआ था, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। गांधी इरविन समझौते पर जो हस्ताक्षर किए गए थे वो 5 मार्च 1931 में किए गए थे, और साइमन कमीशन जो भारत आया था 3 फरवरी 1928 में, और बाल विवाह निरोधक अधिनियम 28 सितंबर 1929 को, और रोलेक्ट एक्ट 18 मार्च 1919 को, और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1985 को हुई थी। 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके द्वारा ये की गई थी? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा ये की गई थी। भारत के राष्ट्रगीत की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो है भारत राष्ट्रीय गीत की रचना की गई थी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा उपन्यास आनंद मठ से लिया गया था। इसके प्रारंभ में 2 पद संस्कृत में जबकि शेष बंगाल भाषा में थे। 1905 ईस्वी में भंग आंदोलन के समय इस गीत को राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में गाया गया था, और रातों रात यह गीत बंगाल का राष्ट्रीय गीत बन गया था, राष्ट्रीय गान बन गया था। उल्लेखनीय है कि 24 जनवरी 1950 को भारत इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में दर्जा प्रदान किया गया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम निम्न में से किस उपन्यास से लिया गया है? ये आनंद मठ के द्वारा ये लिया गया था। विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ स्थित है? ये कन्याकुमारी में है। विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। निम्नलिखित में से किसी भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना गया था? अरुणाचल प्रदेश को जाना गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के साथ ही नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी भारत संघ का एक अभिन्न अंग बन गया था। 1972 में नेफा एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया था और उसका नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश रखा गया था। नेफा
1987 को अरुणाचल प्रदेश राज्य का दर्जा प्रदान करने वाला यह 25वां राज्य बना था। भारत संघ का ये 25वां राज्य बना था अरुणाचल प्रदेश 1987 में। निम्नलिखित में से वह दार्शनिक प्रणाली कौन सी थी जो केवल मान्यता देती थी, जिसे वैज्ञानिक रूप से सत्यापित किया जा सकता था या किसी तार्किक या गणितज्ञ सत्यापन संभव है और इसे तत्व मीमांसा या अस्तित्ववाद के अस्वीकार करता है? इसका ऑप्शन नंबर डी है। निश्चयात्मकता जो है इसका अस्तित्ववाद को स्वीकार करता है, अस्वीकार करता है।